भारत की राजनीति में कुछ ऐसे भी पल आए हैं जब ईयर 1979 में सिर्फ 60 सीटें जीतने वाला एक नेता प्रधानमंत्री बन गया था और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे। और दूसरी तरफ 154 सीटों वाली पार्टी देखती रह गई। Defeated, but within less than a month after the defeat, या फिर 1999 में जब देश के सबसे रेस्पेक्टिव नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। ना कोई स्कैम, ना कोई आंदोलन, सिर्फ एक वोट पर आज 2024 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट का 400 पार का सपना सिर्फ 240 सीट पर आकर रुक गया, तो एक सवाल फिर से उठता है, क्या फिर 2025 का बिहार इलेक्शन इतिहास दोहराने वाला है? नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता जिन पे पूरी बीजेपी सरकार टिकी है, कल को एक पॉलिटिकल पलटा मारकर पूरा गेम बदल देंगे? देखिए, आजकल की जो सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन को समझने से पहले हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को डिटेल में समझना होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये बात है ईयर 1975 की, जब पीएम इंदिरा गांधी पर कोर्ट ने इलेक्शन रद्द करने का फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी पर इल्जाम था कि ईयर 1975 के इलेक्शन में उन्होंने सरकारी मैसेंजरीज का गलत इस्तेमाल किया है। 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया, तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई। इसी के जवाबदेही में उन्होंने 25 जून 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। साल तक पूरे देश में डर का माहौल रहा, जिसमें लोकतंत्र का गला घोटा गया। देखिए, जब ईयर 1977 में फिर से चुनाव हुए, तो विपक्षी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी, जो आज की बीजेपी है, एंड भारतीय लोकदल ने मिलकर जनता पार्टी बनाई और कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दिया। एंड उस समय के पीएम बन गए मोरारजी देसाई। वो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। ईयर 1979 में भारतीय लोकदल के नेता चौधरी चरण सिंह ने सिर्फ मिनिस्ट्री और पावर के लिए बीजेपी से रिश्ता तोड़ दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चौधरी चरण सिंह के पास केवल 60 ही सीटें थीं, लेकिन कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट देकर उन्हें पीएम ऑफ इंडिया बना दिया गया। यह राजनीति का वह दिन था जब भारत की राजनीति में सबसे बड़ा किंग मेकर का खेल देखा गया। बम बनाने की दौड़ में हम नहीं पड़ना चाहते। अब देखिए, चरण सिंह ने प्रधानमंत्री की गद्दी तो हासिल कर ली, लेकिन उनके पास कांग्रेस का सिर्फ बाहरी सपोर्ट था। इंदिरा गांधी का मकसद चरण सिंह को पीएम बनाना नहीं, बल्कि जनता पार्टी को तोड़ना और देश में पॉलिटिक इंटेलिजिबिलिटी को दिखाना था, ताकि वह खुद दोबारा पावर में आ सके। जैसे ही चरण सिंह को पार्लियामेंट में बहुमत साबित करने का समय आया, कांग्रेस ने आखिरी वक्त पर अपना सपोर्ट वापस ले लिया। चरण सिंह को अपनी पावर साबित करने का एक भी मौका नहीं मिल पाया। उन्हें तुरंत इस्तीफा देना पड़ा। वह सिर्फ 23 दिन तक कुर्सी पर बैठे रहे और उन्होंने कभी संसद का सामना भी नहीं किया। तो इतिहास ने हमें सिखाया है कि पावर की बुक में पलटाव कभी भी हो सकता है, और आज हम वैसी ही कमजोर स्टेबिलिटीज 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद सेंट्रल में देख रहे हैं। जब 4 जून 2024 को इलेक्शन के रिजल्ट आए, तो बीजेपी का 400 पार का नारा सिर्फ 200 सीट्स तक आकर रुक गया। खड़गे जी भी कह रहे। अब बीजेपी मेजोरिटी से इतनी पीछे थी कि बीजेपी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता को अपने साथ मिलाना पड़ा।
ताकि वह फिर से सरकार बना सके। ये तीनों पार्टीज और कुछ छोटी मोटी पार्टीज ने मिलकर 293 का आंकड़ा टच कर लिया और मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि नीतीश कुमार ने अपनी सीट्स राहुल गांधी को क्यों नहीं दी, उन्होंने राहुल गांधी का साथ क्यों छोड़ दिया। देखिए, इसका जवाब दिल्ली की गद्दी में नहीं बल्कि बिहार की कुर्सी में छिपा है। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी 2024 में इंडिया अलायंस से निकलकर बीजेपी के साथ दोबारा हाथ मिला लिया था। उन्होंने ये पलटाव इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वह विपक्ष में रहते तो बिहार में उनकी सीएम की गद्दी गिर सकती थी। समझे कैसे? 2020 के बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सिर्फ 43 सीट्स मिली थी, वहीं बीजेपी को 74 सीट्स मिली थी और इसी समय बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने में सपोर्ट किया। बीजेपी ने अपनी 74 सीट्स का सपोर्ट जेडीयू को दे दिया, बाकी कुछ छोटे दलों ने भी सपोर्ट किया और इस तरह नीतीश कुमार सीएम बने रहे। अगर नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर इंडिया अलायंस में जाते तो बीजेपी तुरंत उनका सपोर्ट वापस ले लेती। नतीजा यह होता कि नीतीश कुमार को तुरंत सीएम की गद्दी छोड़नी पड़ती। इसलिए सेंट्रल में बीजेपी का साथ देना उनकी गद्दी बचाने की मजबूरी थी। अब यह मिली जुली सरकार कब तक चलेगी? यह सेंट्रल की दिल्ली से नहीं बल्कि बिहार के विधानसभा के 243 सीट से डिसाइड होगी और वह मूवमेंट आने वाला है नवंबर 2025 में। बिहार विधानसभा में सत्ता हासिल करने के लिए 122 सीट्स चाहिए और एनडीए के पास लगभग 125 सीट्स हैं। मतलब उनके पास सिर्फ 3 सीट्स का ही मार्जिन है। सिर्फ 3 या 4 सीट्स का उलटफेर बिहार में एनडीए की सरकार गिरा सकता है। दूसरी तरफ महागठबंधन की ताकत बढ़ रही है। तेजस्वी यादव की आरजेडी 2020 में 75 सीट्स जीतकर सबसे बड़ी पार्टी थी और उसके साथ है कांग्रेस, जिसने भारत जोड़ो यात्रा के बाद सेंट्रल में 99 सीट्स जीतकर अपना जोरदार कमबैक किया है। देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह सब नंबर्स और कांग्रेस की बढ़ती ताकत का पता है और इसी डर से उन्होंने महिलाओं के लिए 10,000 की कैश ट्रांसफर स्कीम का दांव खेला। आप खुद सोचिए, इतना बड़ा दांव तभी चला जाता है जब नेता को लगता है कि हारने वाला है और उसके पास कोई पॉलिसी या डेवलपमेंट का कार्ड नहीं बचा है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार का दिमाग फुल पैनिकिक मोड पर है। जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री। दोस्तों, जब सीएम लेवल पर इतना बड़ा पैनिकिक हो तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का चुनाव सिर्फ स्टेट इलेक्शन तक सीमित नहीं है बल्कि यह 2025 का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है जो सेंट्रल की गद्दी तक को हिलाने का दम रखता है। अब यहाँ आता है वो पॉलिटिकल सिनेरियो जो पूरे देश की नींद उड़ा सकता है। अगर नवंबर 2025 में बिहार के चुनाव में एनडीए हारती है तो दिल्ली की कुर्सी कैसे गिर सकती है, इसको एक डोमिनो चेन की तरह देखते हैं, जहां पहले टाइल गिरते ही पूरा खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा आता है और महागठबंधन जीतता है तो नीतीश कुमार, जिनको पलटने का आदत है, वह 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे। उनका मकसद सिर्फ सीएम की गद्दी पाना है, मतलब अपनी सीएम की गद्दी को बचाना है। वो फौरन बीजेपी को छोड़कर जीती हुई पार्टी महागठबंधन के साथ मिल जाएंगे, बन जाएंगे। इस बार पलटाव सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं होगा। जब वह बीजेपी से रिश्ता तोड़ेंगे तो सेंट्रल में एनडीए से अपनी 12 लोकसभा सीट खींचकर इंडिया अलायंस को दे देंगे। इस एक पलटाव से मोदी सरकार का नंबर 293 से गिरकर सीधा 281 रह जाएगा। अब मोदी सरकार की गद्दी सिर्फ 9 सीट्स के सहारे टिकी है। 281 सीट रहने के बाद भी मोदी सरकार टेक्निकली मेजोरिटी में तो है, लेकिन अब वह गद्दी मोदी जी के हाथ में नहीं बल्कि किंग मेकर चंद्रबाबू नायडू के हाथ में होगी। नायडू एक चालाक नेता हैं। उनकी राजनीति हमेशा पॉलिटिकल बेनिफिट्स पर बेस्ड होती है। वह हमेशा की तरह उसी तरफ झुकते हैं जिस तरफ उन्हें सबसे ज्यादा पावर मिले। इस सिचुएशन में अगर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस ने मास्टर स्ट्रोक चला दिया
नायडू को पीएम ऑफ इंडिया या डिप्टी पीएम की बड़ी डील ऑफर कर दी तो नायडू काफी आसानी से बीजेपी को छोड़कर पलट सकते हैं। अगर नायडू ने अपनी 16 सीट्स खींच ली तो मोदी सरकार का आंकड़ा 281 से गिरकर 265 तक आ जाएगा और यहाँ ऑफिशियली सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट का पत्ता कट चुका होगा। सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट के गिरते ही गठबंधन का डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम एकनाथ शिंदे जिनकी कुर्सी की गारंटी नहीं है, वह फौरन कांग्रेस के कैंप में आ सकते हैं क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र के सीएम का पद मिल सकता है। दोस्तों, ऐसी गठबंधन वाली गवर्नमेंट सिर्फ पावर में नहीं बल्कि देश के लिए बड़े फैसले लेने में भी बहुत ज्यादा कमजोर होती है। जब प्रधानमंत्री की हर छोटे बड़े आर्थिक फैसले, हर विदेशी नीति और हर पॉलिसी के लिए 12 या 16 सीट जीतने वाले नेता की मर्जी लेनी पड़े तो देश की स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाती है। वो सबसे बड़ा रिस्क है जो 2025 में बिहार का चुनाव पूरे हिंदुस्तान के लिए लाने वाला। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ईयर 1979 में देखा था कि किंग मेकर की ताकत सबसे ऊपर होती है और आज वही किंग मेकर की पोजीशन और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, राहुल गांधी समझदारी दिखाकर खुद को पीएम पद से पीछे कर देते हैं तो वह ईयर 1979 वाला किंग मेकर का खेल जीत सकते हैं। मगर असली सवाल यह है कि नवंबर 2025 का चुनाव क्या बिहार तक सीमित रहेगा या फिर हिंदुस्तान की गति को भी हिला सकता है? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।